नमस्कार। पहाड़ भारत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस बार हम फिर एक नए मुद्दे को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस बार हमारा मुद्दा होगा राजनीतिक को लेकर, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार तीसरा विकल्प को चुनने की कोशिश की जा रही है और तीसरे विकल्प के रूप में जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो उत्तराखंड की जो जनता है, वो आम आदमी पार्टी आप और यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल को तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी 2014 में उत्तराखंड में एंट्री मार चुकी थी। 2014 में उन्होंने यहाँ चुनाव लड़ा था। उसके बाद 2017 और 19 के चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं लड़ी, लेकिन उनकी एंट्री 2014 में उत्तराखंड में हो चुकी थी। और अब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर उत्तराखंड से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और साथ ही 70 के 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ऐसे में जो यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर पर भाजपा और कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल, जो तीसरे विकल्प के रूप में यहाँ पर जिनको देखा जा रहा है, उनमें से उत्तराखंड क्रांति दल और आम आदमी पार्टी है। और इन दोनों के ही वरिष्ठ नेतागण हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं। साथ में हमारे साथ इस समय अन्ना हजारे टीम के प्रमुख भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूँ। भोपाल सिंह चौधरी जो अन्ना टीम हजारे के सदस्य हैं और गंगा के अविरल गंगा के लिए लगातार संघर्षरत रहे हैं। दूसरे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ताजवर सिंह कंडारी जो आम आदमी पार्टी से हैं और खासतौर पर श्रीनगर विधानसभा के प्रभारी हैं। तीसरे जो हमारे साथ यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल के टिहरी जनपद के पूर्व जिला अध्यक्ष गणेश भट्ट यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता उपरांत के हैं। तमाम आपदाओं और विपदाओं के दौरान गणेश भट्ट का बहुत अहम रोल रहा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करता हूँ अन्ना हजारे टीम के सदस्य भोपाल सिंह चौधरी जी से कि तीसरे विकल्प के रूप में वो क्या देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं, राजनीतिक दल में क्या उछल कूद इसको लेकर हो रही है। देखिए मैठानी जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोग समाज सेवी, समाज की सेवा करते हैं। हम लोग राजनीति में वैसे जाते नहीं हैं, लेकिन समाज सेवियों का काम, समाज में क्या हो रहा है ये देखना हम लोगों का काम है। ये हमारी टीम का काम है, ये अन्ना हजारे जी का भी काम है। और इसीलिए हम लोगों ने पूरे देश के अंदर 2011 में जब राजनीति की दशा दिशा ठीक नहीं थी, एक पार्टी इतने सालों से राज कर रही थी और अपनी मनमर्जी कर रही थी, तो उसको हटाने के लिए सभी समाज सेवियों ने देश के अन्ना हजारे के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था और वो आंदोलन काफ़ी सफल हुआ। जो सूचना अधिकार जो बिल आज आया है वो उसी आंदोलन की देन है, वो अन्ना हजारे की देन है। और अन्ना चाहते थे कि देश की पूरी दशा दिशा बदले और एक जन लोकपाल बिल हमारे देश की संसद के अंदर आए और वो बिल पास हो। किंतु उसके लिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाई थी, एक कोर कमेटी, राष्ट्रीय कोर कमेटी, जिसमें हमारे अरविंद भाई भी थे, मनीष सिसोदिया जी वगैरह, जनरल वीके सिंह, किरण दीदी वगैरह सभी लोग हम लोग साथ थे। और हमने मिलकर उस आंदोलन को जब चलाया तो हमारे बीच में कोर कमेटी में सबसे ज़्यादा कोई विश्वास अन्ना करते थे तो अरविंद भाई पे करते थे। और इसी वजह से अरविंद भाई को सारा लेन देन, चंदे का हिसाब, सारा कार्यक्रम सब उन्हीं से पूछ के होता था, क्योंकि हमारे उसमें हम उनको सीनियर मानते थे अरविंद भाई को, और वो अन्ना के ज़्यादा क्लोज थे। और अन्ना के कान में, अन्ना के लिए अलग से मीटिंग करते थे। हमारे लिए भी उन्होंने कई बार हमारे को काटने की कोशिश करी, अन्ना से दूर करने की कोशिश करी अरविंद भाई ने उस दौरान, लेकिन हम लोग अपना खून का घूंट पी कर रह जाते थे और हम लोग बोलते नहीं थे, हम सब देखते रहते थे। जबकि अरविंद भाई हमको कहते थे कि अन्ना ये लोग देखो राजनीतिक है, पॉलिटिकल है, ये राजनीति के लोग हैं, इनके कहने पे मत आओ। तो इसलिए अन्ना थोड़ा कानों के वो थे तो कच्चे, तो उन्होंने थोड़ा अरविंद की बात को मान लिया, ज़्यादा अरविंद को ज़्यादा तवज्जो दे दिया, अरविंद जी को सारा हिसाब चंदे का पूरे दे दिया। एक दिन धीरे धीरे वो आया कि जब वो आंदोलन चरम सीमा पर था, पूरे देश की जनता बच्चा बच्चा अन्ना की टोपी लगाए घूम रहा था स्कूलों के अंदर, और सारे पूरे देश के अंदर एक अन्ना ही अन्ना एक दिखाई दे रहा था। लोगों को लगता था
कि शायद इस देश के अंदर एक नया बदलाव आएगा, पूरा भारत बदलेगा हमारा और जन लोकपाल बिल आएगा। लेकिन थोड़ा सा अरविंद भाई ने एक गलती ये कर दी कि हमारे बीच में से हटकर और सारा जितना भी पैसा चंदे का था उसको लेकर अलग एक राजनीतिक पार्टी खोल दी दुकान उन्होंने, और उसमें से अकेला चला जाता कोई बात नहीं थी। वो हमारे टीम के कुछ सदस्यों को लेकर हमसे दूर हो गए अरविंद भाई, हमें बड़ा दुख हुआ। उसके बाद वो उन्होंने हमारे आंदोलन को तोड़ने का भी कोशिश किया पूरा, फिर उसके बाद वो आंदोलन हमारा टूट गया था और उसका बड़े हमें पीड़ा है। उन्होंने ठीक है हमारे अरविंद भाई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन वो ये चाहते थे कि मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंचूं। लेकिन जहां तक उत्तराखंड की राजनीति की बात मैं करता हूं कि देखिए, वर्ष 2013 में जब हमने अरविंद भाई को अपनी टीम से बाहर निकाल दिया था, उसके बाद हम लोगों ने एक नई कमेटी बनाई थी, नई कोर कमेटी बनाई थी। उस कोर कमेटी में जिसमें एक बतौर 21 लोग थे, 21 लोगों में से मैं भी एक सदस्य था, जनरल BK सिंह, सभी लोग थे। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि देश की हम लोग हारेंगे नहीं, अरविंद चला गया था कोई बात नहीं, दूसरा अरविंद पैदा हो जाएगा, हम लोग कम नहीं हैं। और हम सब लोगों ने बैठक करके, मीटिंग करके, कमेटी बना के दोबारा से एक पूरे देश के अंदर जनता को जागरूक करने का एक अभियान जनतंत्र मोर्चा के नाम पर, जनतंत्र मोर्चा के नाम पर हमने एक रैलियां करी। और वो रैली हमारे अन्ना को लेकर उत्तराखंड में भी आई और पूरे 13 के 13 जिलों में अन्ना इस उत्तराखंड में आए। और अन्ना का जो सरोकार उत्तराखंड से रहा है। अन्ना जी ने गैरसैंण राज्य की राजधानी की मांग भी श्रीनगर के गोला बाजार से एक दिन हमने अपने सामने उनसे कराई थी। और अन्ना को बहुत प्यार है उत्तराखंड बिल्कुल के लोगों चौधरी जी, से। एक सामाजिक आंदोलन से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए और अब उत्तराखंड में एक बार फिर उनकी नजर यहां पर लगी है कि किस तरह से उत्तराखंड पर कब्जा किया जाए। खासतौर पर जो यहाँ पर तीसरे विकल्प के रूप में आज तक भाजपा कांग्रेस के बीच में उत्क्रांत को जो देखा जाता था, उसको लेकर मैं पूछना चाहूंगा गणेश भट्ट जी से कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की आने के बाद किस तरह से वो उत्क्रांत को देख रहे हैं और क्या भविष्य की राजनीति वो तय करने वाले हैं। धन्यवाद मैठानी जी। पहले तो पहाड़ भारत का ये जो कार्यक्रम है इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, आपके चैनल को भी मैं बधाई देता हूँ कि जन सरोकारों के मुद्दों को आप अपने प्लेटफॉर्म से जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने आम पार्टी के बारे में कहा कि आम पार्टी के 2022 के चुनाव को लेकर के आप क्या सोचते हैं। मेरा मानना है उत्तराखंड क्रांति दल एक जन आंदोलन की पार्टी है। ये कोई ऐसा दल नहीं है जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए पैदा हुआ है। राज्य बनाने का एक आंदोलन लड़ा गया था और फिर इस राज्य को चलाने की एक जिम्मेदारी भी उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं पर, अधिकारियों पे थी। इसलिए उनको उस राजनीतिक जो रिक्त आवास था उसको पूरा करने के लिए एक दल बनाने की जरूरत थी। उत्तराखंड क्रांति दल 40 साल पुरानी पार्टी है। शायद भारतीय जनता पार्टी भी हमसे 1 साल जूनियर पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी के गठन की बात करें तो वो राष्ट्रीय पार्टी भी हमसे 1 साल जूनियर है। तो एक जन सरोकारों की पार्टी है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो यूकेडी पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न जाने कितने पार्टियों का गठन किया गया, न जाने कितनी राजनीतिक दलों ने उत्तराखंड में अपना भाग्य आजमाने की कोशिश की, लेकिन हसर सभी के सामने है। बहुत तमाम बड़े बड़े नेता हैं जो सांसद तक रहे हैं, केंद्र में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। उन्होंने अपनी पार्टियां गठित करके उत्तराखंड को भोगने की कोशिश की है कि उत्तराखंड में उनको अवसर दिखाई दिया, लेकिन जनता ने एक सिरे से उनको नकार दिया है। जहां तक मेरा मानना है दिल्ली में वो क्या कर रहे हैं, दिल्ली की जनता ने उनको पुनः तीसरी बार मौका दिया है, लेकिन उत्तराखंड की जनता को जरूरत है जो पहाड़ की बात करता हो। उत्तराखंड को जरूरत है जो पहाड़ के मुद्दों पर लड़ाई लड़ना चाहता हो। मैं आम आदमी पार्टी के यहाँ पर हमारे विधानसभा प्रभारी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि वो अपनी पार्टी को श्रीनगर की विधानसभा में लाएं। यहाँ के गाँवों की पीड़ा को लेकर के वो कैसे आगे जाएंगे, यहाँ के जो शहीदों का जो अपमान आज तक होता आया है उसको लेकर के उनके क्या एजेंडे हैं। सिर्फ चुनाव लड़ना और सत्ता को पाना एकमात्र उद्देश्य अब राजनीतिक दलों का हो गया है। हम यूकेडी में इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर पहाड़ की पीड़ा है। हम जल जंगल जमीन की लड़ाई तब से लड़ रहे हैं जब से हमने इस पार्टी का बीड़ा अपने सर पे उठाया है। और शहीदों की पार्टी को सबसे पहले शहीदों के जो भावनाएं हैं, उनके जो सपने हैं, उसको साकार करने की जरूरत है। आज गैरसैंण अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है तो सिर्फ इसलिए
इसको मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अगर गैरसैंण में एक ईंट भी लगाई है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यूकेडी के कार्यकर्ता हर बार सड़क पर उतरे हैं, जनता के बीच में गैरसैंण के मुद्दे को जीवित रखा है। आम आदमी पार्टी ने कभी गैरसैंण को लेकर के आज तक एक बयान नहीं दिया है। अब 22 को लड़ने को लेकर के चाहे वो गैरसैंण में बड़ा भवन बनाने की बात कर दें, राजनीतिक मुद्दे चुनाव के लिए बहुत ज्यादा हो सकते हैं। बात करते हैं बिजली और पानी की। यूकेडी ने 2014 के मैनिफेस्टो में, यूकेडी ने 2017 के मैनिफेस्टो में हर बार ये डाला है कि जिस दिन इस क्षेत्र दल की सरकार होगी, बिजली और पानी पहले तो फ्री होनी चाहिए, नहीं तो कम से कम 200 यूनिट बिजली हमारी क्षेत्र जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। और एक केवल बोला ही नहीं है, जीवी के आंदोलन में हमारी शिरकत सबसे ज्यादा रही है, टिहरी के आंदोलन में हमारी शिरकत रही है, और इसके अलावा हमारी शिरकत नानिसार आंदोलन में रही है, और पंचेश्वर डैम में भी हमारी शिरकत रही है। हम बोलते भी हैं तो जमीन में लड़ते भी हैं। हमारी अपेक्षाएं जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरने की है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज तक सत्ता में हमको कभी वो मौका नहीं मिला कि हम नीति निर्धारक बन सकें। हमारे 2-4 लोग जो जीत करके गए, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर नेतृत्व की कमी रही, या कहीं ना कहीं वो आपसी मनमुटाव की वजह से इस दल को संभाल नहीं पाए। लेकिन अब यूकेडी नए युवाओं के हाथ में है, और मुझे लगता है उत्तराखंड की जनता को इन नए युवाओं को मौका देना चाहिए, इन नए लड़कों को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड ही नहीं पूरा भारत अब युवा हो चुका है। बिल्कुल सही भट्ट जी कि यूकेडी अब युवाओं के हाथ में है। कुछ लोगों के कारण उक्रांत आगे नहीं बढ़ पाया, और इसी क्रम में यहाँ पर आम आदमी जो श्रीनगर विधानसभा के प्रभारी भी हैं और एक सदस्य के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले जो उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी हैं दिनेश मोहनिया जी, जो दिल्ली के विधायक भी हैं, वो आए थे और उन्होंने बाकायदा ये घोषणा कर ली है कि वो 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। और उनके मुख्य मुद्दा जो दिल्ली में थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और मोहल्ला क्लिनिक जैसे जो आम जो समस्याएं हैं, उनको लेकर वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने यहाँ की भौगोलिक स्थितियों के आधार पर, जल जंगल जमीन के आधार पर चुनाव लड़ने की बात की है। आप कंडारी जी किस तरह से इन सारे मुद्दों को ले रहे हैं, और अब ऐसी परिस्थितियों में जब भाजपा, कांग्रेस और यूकेडी लगातार आपका विरोध यहाँ पर करेगी, आप कैसे और किस तरह से जनता के बीच में अपनी आवाज को पहुंचाएंगे? सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर बात करने का मौका दिया। सबसे पहले मैठानी साहब, मैं आपके लास्ट बिंदु पे बात करूँगा कि किस प्रकार से यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों ने तय किया है कि सबसे पहले वो किसी भी क्षेत्र का हो, अगर व्यक्ति शिक्षित न हो, यदि अच्छी शिक्षा अगर प्राप्त न हो, तो हमारा समाज कहीं भी विकास नहीं कर सकता। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आप लोग देख रहे होंगे 10-10, 12-12 किलोमीटर पैदल आदमी को चलना होता है। महिलाएं हैं, गर्भवती होती हैं, उनको खटिया में 4 आदमी, अगर बाई द वे किसी गांव में अगर 4 आदमी न हैं, तो आप ये बताइए कि उसको हम हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचाएं। परिणाम ये होता है कि रास्ते में दम बीमार पड़ जाता है। उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी युवा, शिक्षित युवा, हम लोगों को, उन लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि भाई आप लोग जो है इस चीज को समाज के अंदर फैलाएं, समाज के अंदर बताएं कि किस प्रकार से हमारे उत्तराखंड का विकास होगा। रही बात अन्य दलों की, मैं बहुत ज्यादा उनकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, नहीं कोई टीका टिप्पणी उन पर करना चाहता हूं, लेकिन अपने भाइयों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारे नेता थे, मैं खुद ताजवर कंडारी कह रहा हूं, मैंने भी उनको सहयोग किया। मेरी लगातार फोन पे बातें होती रहती हैं, और खासकर तब जब मतलब कुछ 2-4 लोगों को पता चला कि ताजवर कंडारी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया, तो शीर्ष नेताओं से भी मेरी बातचीत हुई। तो मैं इन बातों को फिर वो पीछे नहीं जाना चाहता कि साहब आपने क्या किया, क्या नहीं किया। मौका आपको भी मिला, उत्तराखंड क्रांति दल को भी मौका मिला, लेकिन मौका मिला, उनके पास सोच नहीं थी। आपने जैसे अभी सत्ताधारी जो हमारे भाजपा है, आपने उनके विधायकों को देखा होगा,
8 बजे उनके दोनों हाथ में पिस्टन होती है, मुंह में पिस्टन होती है। भाई दिन भर आप लोग सचिवालय में रहते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों से मिलना जुलना आपका होता है, सरकारी कामकाज आपके होते हैं, 50 फाइलें साइन करने के लिए होती हैं। उस समय तो भाई हम ये नहीं कहेंगे कि आप लोग विकास की बात करें। भाई आपके पास सोचने का टाइम है ना। आप उस समय केवल अय्यासी और अय्यासी चाह रहे हैं और फिर आप बात कर रहे हैं कि साहब हमको ये नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी में वो लोग जुड़े हैं जो वाकई दिल से चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड का विकास हो, और उत्तराखंड का विकास खाली बोलने से नहीं होगा। आपको मौका मिला, आपने क्या किया? मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने क्या किया, यहां के लिए क्या सोचा, भाजपा क्या कर रही है? भाजपा के साथ उत्तराखंड क्रांति दल ने भी मिलकर के सरकार बनाई। मान्यवर आप बताएं ना कि आपने उस समय क्या सोचा था उत्तराखंड के लिए? उत्तराखंड केवल एक राजधानी का मुद्दा या भाजपा का जो केवल एक मंदिर का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, इससे विकास नहीं होने वाला। अगर आप लोगों को विकास करना, अपने बच्चों को शिक्षित करना होगा, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना होगा, अपने बच्चों को आपको आईएएस निकालना होगा, पीसीएस बनवाना होगा, आर्मी के लिए ऑफिसर तैयार करने होंगे। वरना ये खाली सड़क में जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से किसी का भला नहीं होने वाला। और यदि भावी पीढ़ी अगर इस बात पे अगर डटी नहीं, तो मैं कह रहा हूं कि अभी आप जो देख रहे हैं ना, इससे बुरे दिन हमको देखने पड़ेंगे। बताइए ना, आप जिंदाबाद मुर्दाबाद करके क्या मिला? नौकरी मिली? आपके विद्यालयों की स्थिति अच्छी हुई? सरकार कह रही साहब हम अपने सलाहकारों की यहां पर नियुक्ति कर रहे हैं। मान्यवर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सलाहकार कैसे? भैया 58 साल आपने यहां नौकरी करी, सेवा की, राज्य की। 58 साल में आप एक भी सलाह नहीं दे पाए। ये क्या करिश्मा हो गया कि आप रिटायरमेंट के बाद जो है कह रहे हैं जी इनको सलाहकार बनाइए, कुछ भला सोचेंगे? या आप लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को ऐसी जगह बिठाना चाह रहे हैं कि जहां से केवल पैसा आए? चुनाव आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है, इस प्रकार की राजनीति नहीं करेगी। अगर आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बन गई, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जो सलाहकार होंगे ना, आप देखिए हमारे शिक्षक यहाँ इतने विद्वान शिक्षक हैं, हम उनका सदुपयोग लेंगे। रही बात आपको स्वास्थ्य की बताऊं, प्रत्येक गांव के अंदर हम गांव क्लिनिक खुलवाएंगे। उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारा श्रीनगर बेस हॉस्पिटल से होगा, जो उसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा उससे बात करेंगे। अगर उससे कोई उसका समाधान अगर नहीं था, लेकिन प्राथमिक जो स्वास्थ्य की जो होती है वो आपको गांव के क्लिनिक में मिलेगी। वहां पर अगर वो नहीं हो तो मैंने कहा जैसे कि इस लिस्ट से आपसे उनका संपर्क होगा, वहां पर एक नर्स होगी, वहां पर एक फार्मासिस्ट होंगे। इस प्रकार से हम पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था बना करके और इस चीज पे काम करेंगे। बिल्कुल कंडारी जी, आप पहले भाजपा के वरिष्ठ सदस्य भी रहे हैं, भाजपा छोड़ के आप आम आदमी पार्टी में आए हैं, तो कुछ सोच समझ के ही आपने ये पार्टी ज्वाइन की होगी। और निस्संदेह ही कि आपके निर्देशों में जो यहाँ जो चुनाव लड़ा जाने वाला है, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाभ या फायदा मिलेगा। फिलहाल मैं भोपाल सिंह चौधरी जी से यह जानना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे टीम के सदस्य रहे हैं और लगातार जो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल रहा है, उन्होंने कहीं भी अन्ना हजारे के लिए या उनके किसी सामाजिक आंदोलन के लिए किसी तरह की कोई टिकट अपनी भी नहीं की। क्या आप ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं अन्ना हजारे का आशीर्वाद आज भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ है? नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये जो आपने आज डिबेट रखी है, ये किसी भाजपा कांग्रेस के लोग यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। यदि वो यहाँ पे मौजूद होते तो उन पे टीका टिप्पणी उनसे हम बहस करते। लेकिन आज उत्तराखंड में तीसरे विकल्प की बात आ रही है और क्षेत्रीय दल की बात आ रही है। जहाँ तक तो इसलिए यहाँ पे लोग दो लोगों को देखना चाह रहे हैं। एक मेरे बगल में बैठे हुए कुरान वाले, एक बैठे हैं आम आदमी वाले पार्टी। ये भाजपा कांग्रेस नहीं है और भाजपा कांग्रेस को सच पता लोग देख भी चुके हैं, इतने सालों से देख लिए हैं। और इसलिए अन्ना जी ने, हमारी टीम ने कांग्रेस को तो पहले उखाड़ के फेंक ही दिया था। अब भाजपा ने 5 साल का हमने उनको समय दिया, मोदी जी को
5 साल, अभी 6वां साल भी उनको दे दिया। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि देश की दशा दिशा कहीं सुधरती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो अभी 2018 के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ भी अन्ना हजारे जी ने अनशन किया था रामलीला ग्राउंड के अंदर। मैं उसमें मौजूद था और मैंने भी उसमें शिरकत की थी उस आंदोलन के अंदर। लेकिन अब उत्तराखंड की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि किसको आना चाहिए, कमियाँ देखिए दोनों चीज़ों में हैं। उक्रांद जब बहुत पुरानी पार्टी में मानता हूँ भट्ट जी ने कहा, लेकिन उक्रांद के अंदर जो नेतृत्व है वो नेतृत्व विहीन है। वो स्वार्थी लोग जो उसके नेता हैं, आज तक उसके अंदर वो स्वार्थी लोग घुसे रहे। आपने अभी भट्ट जी ने जीवीके की बात की जहाँ तक, तो मैं आपको बता दूं कि जीवीके के कंपनी के खिलाफ मुकदमे तो हमने ही झेले हैं और लड़ाई हम ही लोगों ने लड़ी है। गंगा की अविरलता हो, निर्मलता हो और माता धारी देवी को बचाने के कई सारे मामले थे। तो उसमें उक्रांद के जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर थे माननीय निशंक जी की सरकार के मंत्रालय में, और वो सारा पक्ष जीवीके कंपनी का, जैसे एक उनके सबसे नेतृत्व जीवीके कंपनी का सिर्फ वही करते थे। जो भी काम होता था तो प्रसन्न रेड्डी जी जो जीवीके के डायरेक्टर वो पीछे रहते थे, वो आगे उनके हमसे लड़ने के लिए वो लोग आते थे। तो वो उन्होंने इस गंगा को बेचा, इस माँ धारी देवी को बेचा। इसलिए हमका उक्रांद अच्छा हो सकता है, उक्रांद के कार्यकर्ता बहुत बढ़िया है, सड़कों पर रहते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो उनका ऊपर का जो नेतृत्व है उक्रांद को बदलना पड़ेगा। अब आपकी रही दूसरी आम आदमी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि जितना मैं अरविंद भाई इन लोगों के साथ में रहा हूं, मुझे पता है वो किस प्रकार के लोग हैं। वो एक सेल्फनेस व्यक्ति है, जो व्यक्ति ने कस्में खाई थी कि हम लोग जन लोकपाल लाएंगे, अन्ना हम तुम्हारे साथ रहेंगे, उसी व्यक्ति ने जब हमें धोखा दे सकता है दिल्ली के अंदर, तो मैं तो ताजवर भाई को ये कहूँगा कि ताजवर भाई उस आम आदमी पार्टी के बजाय तुम खुद उत्तराखंड की एक आम आदमी पार्टी बनाओ। अन्ना हजारे के आशीर्वाद से उनके साथ रहकर उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की अरविंद भाई ने। तो मैं ताजवर भाई जैसे लोगों को कहता हूं कि क्यों आप हम है ना आपके साथ में, हमारी अन्ना टीम आपके साथ में है ना, आप लोग खुद क्षेत्रीय दल क्यों नहीं बना लेते, आप लोग क्यों नहीं आगे आते इस क्षेत्रीय दल की जहां तक बात कर रहे हैं। इसलिए इस डिबेट के अंदर भाजपा कांग्रेस के लोगों को नहीं बुलाया है, ये क्षेत्रीय दल के लिए ये डिबेट आज बुलाई गई है आप लोगों ने, जैसा कि मुझे अभी बताया गया था मैठानी जी ने। तो मैं ये चाहता हूँ चलो उक्रांदी ही है या आप लोग आम आदमी वाले हैं, आम आदमी को कि जो टोपी है उसमें फिर सिर्फ ये लिखा होता था कि अन्ना अन्ना लिखा रहता था, और बच्चे कहते थे मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, ये भी अन्ना, वो भी अन्ना। एक दिन वो टोपी क्या हुआ कि वहाँ से उड़ा के ले गए केजरी अरविंद भाई, और उस टोपी पे उन्होंने झाड़ू का निशान लगा दिया, आम आदमी पार्टी लिख दिया उसके, उस टोपी को बेचारे के बूढ़े की टोपी को बदनाम कर दिया। अगर जो सचमुच में अरविंद भाई को राजनीति में जाना ही था ना, तो लोकसभा का चुनाव लड़ते, पहले जन लोकपाल की लड़ाई लड़ते। जब जो जन लोकपाल बिल पार्लियामेंट के अंदर आ जाता, पास हो जाता, पास करवाते भी, क्योंकि पूरा देश, पूरा जनता, पूरी बच्चा बूढ़ा सारा उस टाइम पे अन्ना के साथ था, अरविंद तुम्हारे साथ में था, सबके साथ था। तुम चाहते तो जन लोकपाल का बिल पास करा लेते और आज देश की दशा और दिशा कुछ अलग ही होती। लेकिन अब मजबूरी में हम लोगों को जनतंत्र मोर्चा क्यों बनाया, अन्ना जी ने दोबारा से उसको भंग किया, अरविंद वाली टीम को फिर नई टीम बनाई, फिर पूरे उत्तराखंड के अंदर अन्ना जी जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पूरे उत्तराखंड के घूमे और उत्तराखंड की दशा दिशा को सुधारने का जो श्रेय जाता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता अन्ना हजारे को जाता, ना कि अरविंद ने उत्तराखंड के लिए कभी कुछ नहीं किया, ना कभी कोई भ्रमण करा। आए होंगे कभी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में अरविंद भाई कभी उत्तराखंड में नहीं आए। उत्तराखंड में आए हैं तो सिर्फ अन्ना आए हैं, और उत्तराखंड का भला सोचा है तो अन्ना ने सोचा है। इसलिए अन्ना भी ये चाहेगा कि उत्तराखंड में कोई अच्छी पार्टी राज करे तो अन्ना के नेतृत्व में करे, ना कि अरविंद केजरीवाल के। बिल्कुल सही बात है कि उत्तराखंड का अगर कोई नेतृत्व करे तो वो बेहतर पार्टी करे। और हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि यूकेडी के ऊपर पूरे उत्तराखंड की नज़र लगी रहती है, और जबकि इतने क्षेत्रीय दल यहाँ पर बने और बन के बिखर भी गए तमाम अपने अहमों के कारण, अपने उसके कारण, लेकिन अभी अंतिम पड़ाव तक यूकेडी अपने को जिंदा रखे हुए है। और मैं यहाँ पर जो यूकेडी के जो गणेश भट्ट जी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर वो कारण क्या रहे हैं। हालांकि आपने कहा है कि हमारे जो
वरिष्ठ नेताओं की कुछ गलतियां रही हैं, लेकिन वो कारण क्या रहे हैं, आप लगातार यूकेडी से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं कि यूकेडी जनता के बीच में अपनी पैठ नहीं बना पाई है और न ही चुनाव में अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाई है। तो 2022 के चुनाव किस तरह से लड़ने वाली है? जी मैठानी जी, पहले मैं आदरणीय भरत चौधरी जी का जवाब देना चाहूँगा। आपने कहा कि मतलब दल पर बात बताई कि केंद्र नेतृत्व की पर आपने सवाल खड़े किए हैं यूकेडी के। देखिए, दल कोई भी हो, संगठन कोई भी हो, दूध का धुला कोई नहीं है। चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे कोई भी दल हो, हर दल में एक आध लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए दल में जाते हैं, राजनीतिक पद हासिल करते हैं। भट्ट जी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाता, फिर नहीं रखो उनको, लेकिन पूरी टीम, पूरी कमान आपने उनके हाथों में दे दी है, तो कौन विश्वास करेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला है वो पूरे संगठन का फैसला होता है। अकेले गणेश भट्ट के फैसले से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं होने वाला, पूरे संगठन का फैसला होता है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व जनता 2022 में नकार देगी तो किसी नए अध्यक्ष को दिया जाएगा। ये तो जनता ने तय करना है जिनके अध्यक्ष में चुनाव लड़ा जाएगा। नंबर दूसरी बात, आम आदमी पार्टी में स्वयं 2014 में जब सांसद के चुनाव लड़े थे तो केजरीवाल जी ने सांसद के चुनाव में यहाँ पे जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी थी, उन नेताओं ने आज आम आदमी पार्टी को स्वयं छोड़ दिया है। चाहे अनूप नौटियाल जी हैं, इतने अच्छे संघर्षशील नेता रहे, आज वो कहाँ हैं? चाहे बलजीत सिंह चीमा जी हैं, इतने अच्छे नेता रहे, वो कहाँ हैं? तो दल कोई भी हो, संगठन में विघटन और लोगों का आना जाना लगा रहता है। दल की सोच जिंदा रहती है और यही एक कारण है कि यूकेडी जिंदा है, क्योंकि यूकेडी का नाम लेने वाले आज भी गांव के अंदर हैं। चाहे वो हमको गाली दें, चाहे वो हमारे साथ सिंपैथी रखें, लेकिन यूकेडी का नाम लोगों के दिलों के अंदर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज यूकेडी के अंदर फलाने नेता ने क्या किया, क्या नहीं किया। जनता उसको 2022 के चुनाव में ऐसे प्रत्याशियों को हरा देगी। अगर उनको, इसका मतलब ये नहीं कि यूकेडी के अंदर उनकी भावनाएं नहीं है। जहां तक मैठानी जी के सवाल की बात है कि आप अभी तक चुनावों में क्यों नहीं खड़े उतर पाए, देखिए हमारी हमेशा से जनता से अपील रही है, यूकेडी हमेशा से जनता से अपील करती आई है। यदि आप प्रदेश के अंदर परिवर्तन देखना चाहते हैं, यदि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जंगल जमीन के सवालों पर आप खड़े उतरना चाहते हैं, यदि आप अपना मूल निवास वापस लाना चाहते हैं, यदि आप अपने बिजली बिलों को कम करवाना चाहते हैं, यदि आप अपने जमीन के हक को वापस लाना चाहते हैं, परिसंपत्तियों की लड़ाई को जीतना चाहते हैं, तो यूकेडी को बहुमत की सरकार आपको देनी होगी। जिस समय राज्य आंदोलन चल रहा था, पराकाष्ठा राज्य आंदोलन की थी, यूकेडी एक था, तब भी आप उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड क्रांति दल को सत्ता तक नहीं पहुंचाया है। सत्ता में आज तक हमारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है ताकि हम कोई नीति निर्धारक कर सके। कभी 4 तो कभी 3 और कभी लास्ट में 1। आज हमारे पास एक भी सत्ता में प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यक्ति नहीं है। जब शुरुआत में जसवंत सिंह बिष्ट जी यूकेडी के गठन के बाद चुनाव लड़े थे तो अकेले व्यक्ति जसवंत सिंह बिष्ट जी थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार में पर्वतीय क्षेत्र को अलग करने की बात कही थी। तो हमने तब भी की है। लेकिन अब होता है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कोई व्यक्ति अगर दल के अंदर चला गया, उसने उस दल के नाम को खराब कर दिया, तो उस व्यक्ति का बार बार नाम लेकर के या उस व्यक्ति के नाम से दल को बदनाम करने के लिए ये तो विपक्षी दलों का काम है। हम तो ये चाहेंगे कि हम अपने दल की जो सकारात्मक भावनाएं हैं, जो जन सराकारों की बातें हैं, वो जनता तक पहुंचाएं और जनता से 2022 में हम एक आखिरी उम्मीद लेके हम जा रहे हैं। क्योंकि 2022 इसलिए एक आखिरी उम्मीद है क्योंकि इसके बाद न जाने कितने नौजवान, हो सकता है कि आने वाले समय में जनता के बीच में चुनाव दोबारा न लड़ पाए। आने वाले टाइम पर जो नेता आज संघर्ष कर रहे हैं वो लगातार संघर्ष करते करते थकने वाले हैं। एक आखिरी अपील 2022 में यूकेडी जनता से करने जा रही है कि यह आखिरी मौका है क्षेत्रीय दल को वापस खड़ा करने का। और ये अपील आपके चैनल से भी हम जनता से करना चाहते हैं कि एक मौका यूकेडी को जरूर मिलना चाहिए 2022 में, ताकि वो करके दिखाए, ताकि वो शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बना के दिखाए। लेकिन बहुमत से एक आध विधायक अपने दम पर जीत के चला जाएगा, उसे सिवाय सरकार को समर्थन देने के या विपक्ष में बैठने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। समर्थन देगा तो सरकार की कई जगहों हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी और विपक्ष में बैठेगा तो अपनी विधानसभा में काम नहीं करवा पाएगा। बहुत सारी मजबूरियां व्यक्ति के साथ में रहती हैं। अरविंद केजरीवाल के पास जब शुरुआत में कम विधायक आए तो दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा। बहुमत की बात उन्होंने दिल्ली की जनता से की।
दिल्ली की जनता ने उनको बहुमत दिया। अब उसका क्या असर हुआ तो जनता जानेगी, उनका जवाब तो दिल्ली की जनता देगी या दे रही है। लेकिन जहां उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल को आज तक सत्ता हासिल करने का मौका नहीं मिला। एक आध विधायक अगर जीत करके आए हैं तो वो अपने व्यक्तिगत प्रभाव से जीते हैं, वो यूकेडी की किसी लहर से नहीं जीते हैं। क्योंकि जब यूकेडी की लहर चलती तो शायद कई विधायक निकल जाते जिनको लोग पहचानते भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी लहर चलाई तो ऐसे ऐसे विधायक बन गए जो किराए के मकानों में रहते थे, इसलिए उनकी सरकार है। तो मैं अपील करता हूं जनता से कि एक लहर पैदा करें क्षेत्र दल की, जो भी खड़ा हो जाए यूकेडी के नाम से, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, चाहे उसके जेब में 2 रुपए क्यों ना हो, पर आप उसे विधायक बनाइए ताकि मुख्यमंत्री उत्तराखंड क्रांति दल का बने। फिर देखिए अगर परिवर्तन ना करके दिखाए तो जनता अगले चुनाव में बाहर कर देगी। बिल्कुल सही भट्ट जी कि जनता आज तक यूकेडी के साथ खड़ी नहीं हो पाई, और क्यों खड़ी नहीं हो पाई इसका विश्लेषण तो खुद यूकेडी को ही करना होगा। फिलहाल यहाँ पर ताजवर सिंह कंडारी जो आम आदमी पार्टी के हैं, उनसे जानना चाहूँगा कि जो बहस आप सुन रहे हैं और जिस तरह से देख रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के सामने उत्तराखंड में चुनौतियाँ बहुत हैं। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, और तीसरी तरफ यूकेडी क्षेत्रीय जो दल है, जो लगातार यहाँ पर जो संघर्ष कर रहा है, उसके बीच में आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना है। आप किस तरह से इन सारी चीजों से पाकर चुनाव लड़ेंगे? सर, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। बात आम आदमी पार्टी की है। हमारे पास आज के दिन एक बहुत सूझे हुए नेता हमारे हैं। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर हर तबके का व्यक्ति वहां पर रहता है, उस जगह माननीय केजरीवाल जी ने अपनी सोच के कारण दिल्ली का पूरा नक्शा चेंज कर दिया। ये तो मैठानी साहब आपको भी मानना पड़ेगा। वहां पर शिक्षा की स्थिति क्या थी, स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी, ये तो सभी लोग जानते हैं। परसों मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने बोला भी था कि अगर यहां पर लोग, उत्तराखंड के लोग, अपनी सोच के कारण अगर प्रत्येक आदमी वोट करता है, निश्चित रूप से केजरीवाल जी को ताकत मिलेगी। केजरीवाल साहब ने पानी का मुद्दा यहाँ का रखा हुआ है, बिजली का मुद्दा यहाँ का रखा हुआ है, स्वास्थ्य का मुद्दा रखा हुआ है, शिक्षा का रखा हुआ है, पलायन का रखा हुआ है। लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए होगा, आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा। जनता चाहेगी केजरीवाल साहब को अगर ताकत दे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड का विकास होगा। और विकास के लिए मैंने पहले भी कहा, विकास के लिए एक अच्छी सोच होनी चाहिए, स्वस्थ सोच होनी चाहिए, और इस सोच को स्वस्थ इंसान ही स्वस्थ मस्तिष्क के कारण और आगे बढ़ा सकता है। निश्चित रूप से एक बार अगर उत्तराखंड में अगर केजरीवाल सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, निश्चित है युवाओं का भला होगा। जो हमारी जनरेशन अभी पढ़ रही है, उनकी नई सोच होगी। जो हमारे यहाँ पर आज की डेट में जो प्राइमरी स्कूल हैं, उनके हाल आप देखिए, बिल्कुल बदलाव होगा। इसके लिए यहाँ की जनता को आम आदमी पार्टी का सहयोग करना होगा, तभी जाकर के उत्तराखंड का विकास होगा। अन्यथा जो होकर आया है, अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो ये समझ आती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक बार दिल्ली की तरह है, और निश्चित है ये, जो अब हम गांव में गए तो हमने देखा कि जो दिल्ली वालों ने केजरीवाल साहब को जो समर्थन दिया, वो 22 में उत्तराखंड की जनता केजरीवाल जी को ये समर्थन देगी। और मैं आज की डेट में आप लोगों से बता रहा हूं कि कम से कम 52+ का आंकड़ा यहां पर रहेगा। मैं
चाहे यूकेडी हो, भाजपा, कांग्रेस, मैं उन पे नहीं जा रहा। मैं अपनी बात कर रहा हूं। हमारे पास सोच है, अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, विद्वान लोग हैं, यहां का विकास कैसे होना है, सारा ड्राफ्ट तैयार है। बिल्कुल सही। हाँ, चौधरी जी कुछ बोलना चाहते हैं? मैं कंडारी जी आपको एक चीज़ बता दूं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पे बुद्धिमान लोग हैं, अच्छी सोच के लोग वाकई है यहाँ पे हेमवती नंदन जैसे बौगड़ा लोग जो पूरे विश्व पे दुनिया पे राज करते रहे, पहाड़ में वो लोग भी हैं। आप जरूरी नहीं है कि आप केजरीवाल जी को ही सारी सोच उनके पास है। आप हो सकता है कि आपकी सोच उससे अच्छी हो पहाड़ के बारे में। केजरीवाल जी पहाड़ की भौगोलिक स्थिति के बारे में क्या जानते हैं बताओ? केजरीवाल जी कौन से स्रोत में पानी आ रहा है उनको पता है, कौन से गधेरे में कौन सा पानी पीना चाहिए, कौन सा नहीं पीना चाहिए। क्या ये केजरीवाल जी जानते होंगे पानी जहाँ तक सस्ता महंगा करने वाली? केजरीवाल जी ये जानते होंगे कि हमें कौन से गाड़ और गधेरे में प्रोजेक्ट लगाना चाहिए, विद्युत उत्पादन करना चाहिए। विद्युत उत्पादन करेंगे फिर हम जनता को फ्री कैसे बिजली, उनको नहीं पता। जितनी सोच यहाँ के पहाड़ी लोगों को पता है, जितना आप लोगों को पता है, उससे ज़्यादा सोच नहीं हो सकती। केजरीवाल जी मैं मानता हूँ दिल्ली में रहे हूँ तो दिल्ली का व्यक्ति दिल्ली के बारे में अच्छा ठगना जानता है, वहाँ के लोगों को बहकाना जानता है, वहाँ पे अब कैसा मूवमेंट चलाना वो जानता है। लेकिन पहाड़ का आदमी पहाड़ के लोगों को किस तरफ ले जाना, पहाड़ का ही आदमी उसको तय कर सकता है। तो मेरा ताजवर भाई आपसे निवेदन ये है कि हम लोग समाज सेवी हैं, हमारी अन्ना हजारे टीम आपके साथ में है, किंतु अरविंद भाई के साथ में नहीं हो सकती है कि अरविंद भाई ने हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है, जिसे हमारे अन्ना जी कभी माफ़ नहीं करेंगे। और सच बताऊं मैं, हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल का पाँव इस हमारी पवित्र भूमि पर पड़े। हम चाहेंगे कि हमारे ताजवर कंडारी जैसे लोग ही दूसरा अरविंद केजरीवाल बनकर उभरे। और यहाँ का, और ये जल्दी समय आ रहा है, हम एक चेहरे की तलाश कर रहे हैं। अभी हमारे चुनाव के लिए 1.5 साल है, हम एक चेहरा, कोई अच्छा ईमानदार चेहरा तलाश रहे हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा जैसा चेहरा हमें यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। अभी ईमानदार चेहरा और अच्छी सोच रखने वाला, पहाड़ के विकास की बात रखने वाला, पूरे विश्व के अंदर नाम कमाने वाला। अरविंद तो कुछ भी नहीं है हेमवती नंदन बहुगुणा जी के सामने, जितना बड़ा नाम उन्होंने कमाया यहाँ पर। तो हम इस प्रकार का कोई एक सब व्यक्ति ढूंढ रहे हैं कि उसके नेतृत्व में उत्तराखंड में एक तीसरा विकल्प बनकर उभर के आए। बिल्कुल सही कि तीसरा विकल्प, हम भी बात तीसरे विकल्प पर ही कर रहे हैं और ऐसे वक्त पर कर रहे हैं जब आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर उत्तराखंड में एंट्री मारने की कोशिश की है और इस बार पूरे के पूरे 70 की 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने की बात की है। हालांकि हर दल जल जंगल जमीन, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन्हीं मुद्दों को लेकर हर बार चुनाव लड़ता आया है और बेरोजगारी को लेकर लड़ता आया है। मैं खास तौर पर गणेश भट्ट जी, क्योंकि युवा हैं और हमेशा युवाओं की लड़ाई लड़ते रहे हैं। इस बार देखने को मिला है कि बेरोजगार इतने हतोत्साहित हो गए हैं कि हमें उत्तराखंड में ही अभी कुछ दिनों पहले चमोली जनपद में 2 लोग आत्महत्याएं कर चुके हैं। तो क्या स्ट्रेटजी यूकेडी की रहेगी युवाओं के लिए कि उन्हें रोजगार मिल सके और इस तरह के जो काम युवा हतोत्साहित होकर कर रहे हैं, किस तरह से इनको रोका जा सकता है? देखिए, ये सबने देखा है कि हमारा पहाड़ी आत्महत्या कर रहा है रोजगार को लेकर के, और वहीं राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं के बच्चे जो है बैकडोर से एंट्री कर रहे हैं। उनको नौकरियां मिल रही हैं बिना विज्ञापन के, बिना इंटरव्यू के, जो सत्ता में हैं। तो जनता जो लहर में जो वोट दे देती है, जनता जो लहर में चुन लेती है, उसका खामियाजा हमारे युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। ये उत्तराखंड की पूरी जनता इस चीज़ को देख रही है। तो मैं यही चाहता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल को एक मौका मिलना चाहिए। अगर बेरोजगार युवाओं को आगे बढ़ाना है, बेरोजगार युवाओं के हाथ में अगर नौकरी देनी है, तो ये जरूरत है उत्तराखंड क्रांति दल को मौका दिया जाए। रही बात कि 2022 को लेकर के बेरोजगारों के लिए क्या है, जैसे आपने सवाल किया उत्तराखंड क्रांति दल को लेकर के, बेरोजगारी के मुद्दे पर आपने सवाल किया, तो मैं कहना चाहूँगा उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने मैनिफेस्टो में लगातार इस बात को कहा है और अभी भी इस बात को कह रही है। हमने हाल ही में बेरोजगारों से अपील की है कि आपकी विधानसभा में यदि कोई फैक्ट्री है, आपकी विधानसभा में यदि कोई व्यक्तिगत संस्था है जहां पर नौकरियां दी जा रही हैं और वहां पर अगर 70% से अधिक लोगों को, स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं दी गई है, तो आप हमको सूचित करिए, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। अभी ज़्यादा दूर नहीं है, मलेथा में रेलवे परियोजना चल रही है। अभी बीजेपी की सरकार में शराब की फैक्ट्री देवराग के अंदर खुली है, वहाँ पे भी कुछ लोगों को रोजगार मिला है। मलेथा परियोजना में
केवल 31% लोगों को, स्थानीय लोगों को जिनकी जमीन गई, उनको नौकरी मिली है और बाकी 70 से ज्यादा प्रतिशत लोग बाहर के वहां पे काम कर रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड ने मांगा था कि यहां आप दोहन भी कीजिए, यहां भोगिए भी, नौकरी भी बाहर वालों को दीजिए, इसलिए ये राज्य नहीं दिया गया था। तो हमने वहां पर भी आंदोलन का प्रयास किया और 30-35 लड़कों को वहां पर स्थायी रोजगार के लिए हमने प्रयास किया और उसमें जीत भी हमने हासिल की है। अभी हम लड़ ही सकते हैं, सड़कों पे ही लड़ सकते हैं, क्योंकि सत्ता में तो हम है नहीं, नीति हम निर्धारक है नहीं। तो हमने तो वायदा किया है युवाओं से कि आप लोग 2022 में इन राष्ट्रीय पार्टियों का झंडा मत उठाइए, 2022 में यूकेडी के साथ खड़े रहिए और निश्चित तौर पर यूकेडी की सरकार आएगी तो जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें सबसे पहले उत्तराखंड क्रांति दल यही वायदा उत्तराखंड के युवाओं से कर रहा है कि 2022 के बाद की जो सरकार होगी, उत्तराखंड के अंदर जितनी भी नौकरियां लगेंगी, चाहे सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, चाहे संस्थानों में हैं, चाहे किसी भी परियोजना में हैं, 70% से अधिक स्थानीय युवाओं को, पहाड़ी मूल को, उत्तराखंडियों को उस नौकरी का हक मिलेगा। उसके बाद ही योग्यता के अनुसार किसी बाहरी को उसका हक मिल पाएगा। ये हमने अपील भी की है जनता से और युवाओं से भी हम इस अपील को कर रहे हैं कि यूकेडी के साथ आइए। और निश्चित तौर पर बेरोजगारी अहम मुद्दा है। आज जो प्रवासी शब्द इतना ज्यादा चर्चा में आया क्यों है, इसका कारण राष्ट्रीय पार्टियां ने जो बार बारी से इस उत्तराखंड का दोहन किया है। आज प्रवासियों के नाम पर जो उत्तराखंड की सरकार क्रेडिट लेने का काम कर रही है, प्रवासी वापस लौट रहे हैं, क्यों नहीं प्रवासियों को रोक पा रही है सरकार, क्यों नहीं प्रवासियों के लिए कोई नीति अभी तक आप बनाने में सफल हुए हैं। लोन बांटने की बात आई कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार के तहत, मैं खुद आपको डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूं, 27 आवेदन हमने देवप्रयाग विधानसभा में बेरोजगार युवाओं के लिए करवाए हैं, केवल 1 आवेदन स्वीकृत हुआ है, अभी तक 1 को लोन मिला है। 54 आवेदन स्वीकृत हुए टिहरी जिले में, केवल 1 व्यक्ति को लोन मिला, वो भी 1 व्यक्ति मेरे देवप्रयाग विधानसभा का है, उसके लिए हमने प्रयास किया था, प्रयासों से उनको लोन मिला है। आप खुद सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के विधायक सिर्फ और सिर्फ रिबन काट करके अपना चेहरा अखबार में छपवा करके क्रेडिट हासिल कर रहे हैं। जमीनी सच्चाई ये है कि आज भी किसानों की तरह बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार मनरेगा का काम करने को मजबूर हो रखे हैं और कुत्ते की नौकरी, कुत्ते को संभालने की नौकरी के लिए बीटेक की योग्यता मांगी जा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस देश का, इस उत्तराखंड का। ये मैं युवाओं को समझाना चाहता हूं। आज हमारे युवा लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ये चोपड़िया मलेथा में क्रेशर को लेकर आंदोलन चल रहा है। क्या यहाँ के विधायकों को सिर्फ क्रेशर में, सिर्फ खनन में, सिर्फ शराब की फैक्ट्री में पैसा दिखाई देता है कि यहाँ के विधायक दवाई की फैक्ट्री नहीं खुलवा सकते? यदि आप लोगों को खनन में पैसा दिखता है तो क्या देवप्रयाग के अंदर किस तरह के खनिज पदार्थ हैं, यहाँ की पानी को बेच करके आप युवाओं को रोजगार दीजिए, गंगा जल को बेचिए। रामदेव बाबा ने तो बेचने का काम करने की कोशिश की थी, भले वो परवान नहीं चढ़ पाई। क्या देवप्रयाग का पानी विदेशों में नहीं बिक सकता? इस गंगा जल के लिए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग यहाँ पर आकर के चरण में पीते हैं और अपने आप को समझते हैं कि उन्होंने अपनी नैया पार लगा दी है। तो इस गंगा जल को बेच करके आप काम चलाइए, लेकिन इस गंगा जल को सुखाने का काम यहाँ की सरकार कर रही है। डैम छाती पर बना दे रहे हैं हमारे और बिजली बेच रहे हैं, दिल्ली में बिजली बेच रहे हैं फैक्ट्रियों में। तो यहाँ की जनता करेगी क्या? आत्महत्या के अलावा और कोई चारा नहीं है, अफसोस करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो मैं पुनः अपील कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए। कोई भी पार्टी आ रही, सबका स्वागत है, ये संविधान है, चुनाव लड़ने का हक सबको है, लेकिन समझना जनता को है कि कोई चुनाव लड़ने आ रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राजनीतिक दल है। यूकेडी राजनीतिक से ज्यादा आपके दिलों की धड़कन है, आपकी पहाड़ की आत्मा है, गैरसैंण की आत्मा है और कहीं ना कहीं अब युवाओं की आखिरी आस यूकेडी है। यूकेडी की मौका जरूर मिलना चाहिए। बिल्कुल भट्ट जी, यूकेडी को भी मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं आम आदमी पार्टी से जानना चाहूंगा कि वो किस तरह बेरोजगारों के लिए उन्होंने क्या स्ट्रेटजी तैयार की है, क्या नीति बनाई है, किस तरह से वो काम करेंगे बेरोजगारों में? बहुत बढ़िया सर। बेरोजगारी के लिए जैसे हमारे भाई भट्ट जी ने अभी बताया, मैं ये कह रहा हूं ना कि सर इससे पूर्व में अलग अलग सरकारें रही, अब रही बात आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर आई, साहब कैसे होगा, क्या होगा, तो मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करता। और आम आदमी पार्टी कहती नहीं है, वो करके दिखाती है। मैंने पहले भी कहा, इसके लिए सोच का होना बहुत जरूरी है और सोच उसी की अच्छी होगी जो स्वस्थ होगा, जिसका स्वस्थ मस्तिष्क होगा। और ये चीजें
हमारे आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी की ये सोच होगी। बड़े भाई चौधरी जी ने कहा अन्ना हजारे से वो अलग हुए। अन्ना हजारे जी वाकई अगर यहाँ के प्रति उनको इतनी पीड़ा थी, इससे पहले भी वो यहाँ आकर के वो करते, लोग उनके पैर छूते। मैं आज भी दावा कर रहा हूँ, मैं खुद उनके पैर छूता। क्यों आखिर केजरीवाल जी के ही दिमाग में यहाँ के प्रति ये चीजें क्यों आई? मेरा कहना ये है, मैं उनके साथ मेरा लगाव क्यों हुआ? मुझे लगा ना कि वाकई इस आदमी की सोच यहाँ के लिए क्या है। देखा, परखा, उसके बाद हमने फैसला ली। और मुझे विश्वास है कि जो बातें केजरीवाल जी करते हैं वो करके दिखाते हैं, खाली कहने मात्र से नहीं होता है। हमारे बगल ही में दिल्ली है, 6-7 घंटे का रास्ता है मात्र। हम वहां जाकर के देखें, जो हमारे भाई वहां पर नौकरी कर रहे थे उनको पता है कि हकीकत में केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए क्या किया। बिल्कुल सही कंडारी जी। दरअसल चौधरी जी, आप सामाजिक आंदोलनों से ज़्यादा जुड़े रहे हैं, राजनीतिक दलों से आपका बहुत ही कम वास्ता रहा है और समय की भी बहुत कमी है। आप इन सारी चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए मैठानी जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि वाकई उत्तराखंड के लोगों को एक तीसरे विकल्प की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। नहीं तो ये जो बड़े बड़े दिग्गज हैं यहाँ पे आज नहीं है हमारे बीच में, भाजपा कांग्रेस के लोग नहीं हैं, उनको मैं सुना था, अब मैं किसको बोलूँ, लेकिन आपके वो होंगे भी नहीं, उन्हें पता है यहाँ पे कौन है। आपके पहाड़ समाचार के माध्यम से उन तक ये मैसेज मैं जरूर पहुँचा दूँ कि इसमें डिबेट में भलाई नहीं है, आपके माध्यम से उन तक ये चले जाएगा कि आप लोगों ने इस पहाड़ को बेच दिया है। इस पहाड़ के जल और जंगल सारे बिक चुके हैं। इस पहाड़ के अंदर कुछ नहीं रहा, सारा प्लान हो गया है। आपने हमारे यहाँ के जो जल जंगल जमीन, जो जमीनें थी, काश्तकारों की जो जमीनें थी, उनको पौने पौने दामों में कंपनी के हाथों से बिकवाया और उन कंपनी से लाखों करोड़ों रुपया लेकर चंदे के रूप में उनको अपनी ज़मीन में बैठा दिया कि जाओ तुम यहाँ पे अपना बांध बना लो, लेकिन इसके एवज में हमें 200-400 करोड़ रुपया हमको चंदे के रूप में दे दो। तो आप मतलब सरकार ने उठा के बेचा। यही काम भाजपा ने किया और यही काम कांग्रेस ने किया। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस प्रदेश को एक अच्छे नेतृत्व की, अच्छे लीडर की, अच्छे नेता की एक बहुत सख्त आवश्यकता है और वो नेता इसी पहाड़ से निकलना चाहिए ताकि उसको पहाड़ की पीड़ा हो, यहीं का व्यक्ति वो होना चाहिए। जैसा कि अभी भटजी ने कहा कि उक्रांद, मैं मानता हूँ उक्रांद एक पार्टी है, अच्छी पार्टी हो सकती है, लेकिन मैंने उनके जो नेताओं को है इतने वर्षों से देखा है, इतने सालों से देखा है। जब वो आंदोलन करते थे, मैं भी आंदोलन करता हूँ और आंदोलन में मैं भी जेल में रहा हूँ। उत्तराखंड राज्य आंदोलन 18 दिन तक पौड़ी जेल में काटी है और मेरे पास भी एक चिन्हित राज्य आंदोलनकारी का सर्टिफिकेट है और उस सर्टिफिकेट पे लोगों ने पेंशनें ली है। लेकिन इस भूपाल चौधरी ने हमेशा मना कर दिया कि मैंने ये राज्य इसलिए नहीं बनाना था कि भीख मांगने के लिए, पेंशन मांगने के लिए, मैंने कभी आवेदन नहीं किया। आप जाके चेक कर सकते हैं। और मैं वही चीज़ गणेश भाई को बताना चाहूँगा कि आपका पार्टी ठीक है, लेकिन आपके जो नेतृत्व करते आ रहे हैं 40 सालों से वही लोग करते आ रहे हैं। कभी आपने सोचा कि हम लोग युवा हैं, हमें भी मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का? कभी आपने सोचा कि हमने पहाड़ को आगे बढ़ाना है? वो लोग क्या करते हैं कि एक टिकट के लिए पूरी पार्टी को बेच देते हैं। अभी बीच में आपने देखा होगा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो एक भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ गए, बताओ यूकेडी कर पूरी पार्टी को गिरवी रख दिया, आपने उसका विलय कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब हार जाते हैं आपके नेता, फिर याद आने लगती है यार, फिर से उक्रांद को जीवित करते हैं, फिर बनाते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर इनके झगड़ा होता है। तो ये जो है ना नेतृत्व, जब तक आपका भटजी नहीं बदलेगा उक्रांद आगे नहीं आने पाएगी। और उक्रांद जैसे आपको बुरा ना माने, इस टाइम 50 या 54 पार्टियां मैंने गिनी थी इस प्रदेश में, क्षेत्रीय दल बन चुके हैं। अब हम किसको अच्छा माने? इतने सारे, क्या ये 54 की 54 दल एक साथ इकट्ठा होकर अपना एक नेता चुनकर ये सारे लोग पहाड़ का नेतृत्व तो नहीं कर सकते? आप झारखंड में देख लीजिए, वहाँ क्षेत्रीय दलों को, और अन्य राज्य कई ऐसे राज्य जहाँ क्षेत्रीय दलों की अपनी सरकार है, क्या उत्तराखंड के लोग नहीं बना सकते? बिल्कुल सही। दरअसल जल जंगल जमीन
शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्हीं मुद्दों को लेकर हमेशा लड़ाई होती रही है और संघर्ष होते रहे हैं। लेकिन आज आखिर वो क्या कारण थे, वो क्या कारण है कि लोग तीसरा विकल्प ढूंढने को मजबूर हो गए हैं। भाजपा कांग्रेस को छोड़कर तीसरा विकल्प की मांग कर रहे हैं और इसी का फायदा लेते हुए आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में आने की कोशिश की है और आम आदमी पार्टी अपनी जमीन को उत्तराखंड में ढूंढ रही है और यही काम यूकेडी भी कर रही है कि वो तीसरे विकल्प के रूप में खड़े होने की कोशिश कर रही है। अब मजे की बात ये देखना यह है कि आम आदमी पार्टी और उत्तराखंड क्रांति दल कितना भाजपा और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं या कितना लाभ उनको पहुंचाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज इतना ही। मैं गजेंद्र मैठानी, मोहन मोंटे के साथ पहाड़ भारत के लिए।